विशाल जी, क्या कहेंगे पश्चिम बंगाल में एसआईआर के जो अधिकारी हैं उनको घंटों बंधक बना के रखा, आप क्या कहेंगे? और सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी की है इस पूरे मामले पर? देखिए, बहुत ही निंदनीय घटना है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत ने कहा है कि ऐसा ध्रुवीकरण बंगाल के अंदर किया जा रहा है जैसे इस देश में और कोई प्रदेश है ही नहीं। दूसरी कड़ी टिप्पणी उन्होंने एडवोकेट जनरल के ऊपर की है कि बंगाल का हर एक व्यक्ति, चाहे वो न्यायिक अधिकारी हो, चाहे एडवोकेट जनरल हो, चाहे वकील हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे डॉक्टर हो, हर उसके बात में पॉलिटिक्स झलकती है और यह बर्दाश्त के लायक नहीं है, क्योंकि ये देश संविधान से चलता है और संविधान का उल्लंघन करने पर हम किसी को बख्शेंगे नहीं। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि हम 2 बजे रात तक इस केस में जगते रहे और जब तक उन सारे जुडिशियल ऑफिसर्स की जो वहां पे एसआईआर की पूरी संरचना को बना रहे थे, जब तक उनकी सुरक्षा नहीं मुहैया हो गई तब तक हम वहां पे थे, क्योंकि उसमें से एक 8 साल का बच्चा भी उनके साथ था। इस तरीके का घेराव करना कहीं से भी न्यायोचित नहीं है और अगर आगे ऐसी घटना होती है तो कड़ा से कड़ा एक्शन लेने के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तैयार है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का कहना था कि कई राज्यों में एसआईआर चल रहे हैं, लेकिन जितना बवाल बंगाल में हुआ उतना नहीं कहीं हुआ। इसका एक जो सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि बंगाल के अंदर सबसे ज्यादा घुसपैठिए जो है बांग्लादेश से आकर बैठे हुए हैं और वो फर्जी आधार कार्ड बनवा लिए हैं, फर्जी वोटर आईडी बनवा लिए, फर्जी राशन कार्ड बनवा लिए। उनके ही दम पर ममता बनर्जी चुनाव जीतती आई हैं और फिर से चुनाव जीतना चाहती हैं। ये तो संजोग बस है कि अभी तक ममता बनर्जी का पैर नहीं टूटा, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि चुनाव जैसे जैसे बढ़ता जाएगा और वो अपनी हार को देखती जाएंगी तो कहीं सर फोड़ लेंगे, कहीं हाथ तोड़ लेंगे और लोगों का कहीं ना कहीं विश्वास जीतने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती हैं। अभी ममता बनर्जी ने एक रैली से कहा है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। आखिर क्या आप देश से एक प्रदेश को अलग करने के लिए ऐसी पूरी चीजें बोल रही हैं जैसे कि आप पूरा इकट्ठा कर रही हैं? ये एक चुनाव है, ये कोई युद्ध नहीं है और इसे युद्ध के तौर पर अगर आप देखेंगे, एक प्रदेश की जनता को दूसरे देश में जोड़ने की कोशिश करेंगी तो ये बर्दाश्त के लायक नहीं है। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट आपको ऑब्जर्व कर रहा है, एक एक छोटे छोटे माइन्यूट पॉइंट को ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बताया कि कैसे वो वहां कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से बात किए, फिर कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने उनके सामने सारी बातें रखी कि हम डीजीपी से भी कन्वर्सेशन कर रहे हैं, हम आईजी से भी कर रहे हैं, लेकिन हमको कोई रिस्पॉन्ड नहीं मिल रहा है। और ये बहुत ही कंसर्न की बात है कि एक प्रदेश में चुनाव कराने के लिए देश के इतने आला अधिकारी लग जाते हैं, फिर भी शांतिपूर्वक चुनाव नहीं करा पा रहे हैं। इससे ज्यादा जंगल राज बिहार में था, लेकिन चुनाव अधिकारी जब जाते थे, चुनाव कराते थे, वहां पर कोई उतनी समस्या नहीं आती। लेकिन आज 21वीं शताब्दी में जो स्थिति बंगाल के अंदर बन चुकी है, वो स्थिति किसी और राज्य के अंदर नहीं है और ऐसा नहीं होना चाहिए। ये लोकतंत्र के ऊपर खतरा है, ये संविधान के ऊपर खतरा है और ये मानवता के ऊपर खतरा है कि अब बंगाल के अंदर संवैधानिक ढांचा विफल हो चुका है और इसके लिए राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। दूसरी बात, सेंट्रल गवर्नमेंट खुद चाहे तो वहां पे राष्ट्रपति शासन लगाकर कुछ दिनों के लिए चुनाव को टाल सकती है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट एज ए गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है और गार्जियन के तौर पर यहां बैठी है, इसको कहीं से भी अलग नहीं देखना चाहिए। तीसरी बात, बार बार कोशिश की जा रही है कि देश के अंदर एक ऐसे प्रदेश का माहौल बना देना जिसमें कि संविधान को कहीं से भी फॉलो नहीं किया जा रहा है। देश में पहली बार देखा गया कि एक राज्य की मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट में अपीयर हो रही है। देश में पहली बार देखा गया कि एक राज्य की मुख्यमंत्री, सिटिंग मुख्यमंत्री, एक आईपैक के मामले में जाकर ईडी और सीबीआई से झड़प कर रही है, मारपीट कर रही है और खुद उनको बचाने के लिए वहां तक पहुंच जा रही है। देश में पहली बार देखा गया कि जय श्री राम के नारे लगाने पर एक मुख्यमंत्री अपने गाड़ी से उतर जाती है और अपने गार्ड्स को पूरी तरीके से कहती है कि इन लोगों को मारो और पीटो। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी चीजें देश में हो रही हैं तो कहां गए वो लोग जो संविधान की शपथ खाते थे या संविधान हाथ में लेकर चलते हैं, पूरे देश को दिखाते हैं कि संविधान खतरे में है? क्या अब संविधान खतरे में नहीं है? क्या ईडी और सीबीआई को स्वतंत्र रूप से काम करने का अधिकार नहीं है? क्या संविधान के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं आता है, जिसको पूरा प्रोटेक्शन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने दिया है कि ये पूरी तरीके से किसी भी राज्य में चुनाव कराएंगे और वहां की लोकल पुलिस इनका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन का मदद करेगा और आगे इनके साथ सहयोग करेगा? तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर ऐसी ही सिचुएशन 10 दिन और बनी रह गई तो राष्ट्रपति शासन जरूर से जरूर लगा देना चाहिए, क्योंकि पूरे देश में, पूरे प्रदेश में बंगाल पर सबकी निगाहें
पड़ी हुई हैं। अगर बंगाल में कुछ गलत होता है तो और प्रदेशों को जो अभी राजनेता हैं उनकी हिम्मतें बढ़ेंगी, आगे चलकर वो भी ऐसा करना चाहेंगे। तो कहीं ना कहीं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पूरे मामले को देख रहा है। पूरी तरीके से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द स्टेट ऑफ बंगाल के उस एक्टिविटी के है जिसमें आईपैक में मुख्यमंत्री ने घुसकर वहां से पूरी डाटा को निकाल लिया। और मैं आपकी जनता से पूछना चाहता हूं कि बंगाल से उनके मुख्यमंत्री से एक सवाल करें कि जिस समय आईपैक से डाटा वो छीन कर ले गई थी, वो कह रही थी कि हम अमित शाह जी के खिलाफ और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो पेन ड्राइव है लो लेके गई हूं, आगे चलकर मैं देश के सामने लाऊंगी। तो क्यों वो सुप्रीम कोर्ट में आई तब नहीं सुप्रीम कोर्ट को दिया? क्यों अभी तक कोई केस नहीं फाइल किया गया? क्यों वो चीजें खोलकर सामने नहीं रखी जा रही हैं? तो ये सब पॉलिटिक्स अब देश के अंदर नहीं चलेगा। हर एक बच्चा जागरूक हो चुका है और देश को जानता है कि कहां देश के लिए कौन बात कर रहा है, देश के हित में कौन बात कर रहा है और देश के अहित में कौन बात कर रहा है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि कैसे वहां पर फिर से वही पिछले चुनाव वाले हालात बनाए जा रहे हैं कि पूरे के पूरे कस्बों को घेर लिया जा रहा है। हिंदू वोटरों को जो भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं उनको वोट देने नहीं जाने दिया जा रहा है। और कैसे अभी रामनवमी के समय पे पथराव किया गया ये भी देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से बंगाल में फेल हो चुका है। और यह बंगाल ही ऐसा देश है प्रदेश है जहां पर बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है और वहां पर अभी तक बीएसएफ को टुकड़ी बसाने के लिए उनको जमीन तक नहीं दिया गया। तो कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि आगे चलकर अगर बंगाल में संवैधानिक रूप से सरकार नहीं चलती है तो चुनाव रोककर स्थगित कर सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लगाकर ऐसे तमाम उपद्रवियों को जो प्रदेश के अंदर ऐसी संरचना बना रहे हैं जिससे कि वहां के निवासियों को दिक्कतें आ रही हैं, उनको तुरंत देश से बाहर करके बांग्लादेश भेज देना चाहिए। क्योंकि अभी बीएसएफ के जवानों में, अभी आरपीएफ के भी जवानों ने कई सारे बांग्लादेशियों को, अवैध बांग्लादेशियों को पकड़ा है। देखिए, मैं मानता हूं कि पूरे देश को संविधान को मान के चलना चाहिए, फिर वो देश का मुख्यमंत्री हो, देश का प्रधानमंत्री हो या देश के किसी भी पद पे बैठा कोई भी व्यक्ति हो। ये संविधान ही है जो सभी पदों को एक साथ एक धागे में पिरो कर रखता है। अगर इसकी अवहेलना कोई भी करेगा तो उसको पद से हटाने का काम हायर अथॉरिटीज को करना चाहिए। दूसरी बात मैं बता दूं कि जो पूरी घटना अभी बंगाल में देखने को मिल रही है, जिस तरीके से ममता बनर्जी की बौखलाहट सामने आई है, उसमें साफ साफ है कि वो कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव इस बार का वो हार रही हैं और इसी बौखलाहट की वजह से वो ऐसे अनाप शनाप काम कर रही हैं जो कि एक मुख्यमंत्री को कभी भी शोभा नहीं देता है। इससे पहले भी बहुत चुनाव हुए, इससे पहले भी बहुत लोग चुनाव जीते और हारे, लेकिन ममता बनर्जी को पता है कि अगर ये चुनाव वो हार गई तो उन्हें जेल की सलाखों के पीछे जाना होगा, क्योंकि कई सारे घोटाले उनके और उनके भतीजे के द्वारा किए गए हैं। और चौथी बात मैं बता दूं कि ऐसा देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ जब एक मुख्यमंत्री खुले तौर पर गुंडई दिखाते हुए ईडी और सीबीआई के कार्य में बाधा दे और खुद उस जगह पे पहुंच जाए जहां पे इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से संवैधानिक ढांचा स्टेट ऑफ बंगाल में फेल हो चुका है। अब इसको लागू कराने के लिए मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को इंटरवेंशन करना चाहिए और सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेके ऐसे तमाम लोगों को जो कभी भारतीय जनता पार्टी की रैली को घेर ले रहे हैं, कभी पत्थरबाजी कर दे रहे हैं, कभी ऐसे जुडिशियल ऑफिसर्स को घेर ले रहे हैं, कभी किसी ईडी और सीबीआई के साथ मारपीट कर रहे हैं और पिछले चुनाव में भी ईडी सीबीआई का सर फोड़ दिए थे ये लोग। तो ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई अगर नहीं होगी तो ये लोग नहीं सुधरेंगे और बंगाल में राष्ट्रपति शासन समय की मांग है, इसे पूरा करना चाहिए। देखिए, मेरा मानना है कि बंगाल में एक ऐसी सरकार चल रही है जो कि इस देश से नहीं किसी और देश से रेगुलेट हो रही है। अब मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वहां भारत माता की जय नहीं कर सकते, क्योंकि आप मां काली की वहां प्रतिमा का प्रोसेसन नहीं निकाल सकते, क्योंकि आप रामनवमी नहीं बना सकते, क्योंकि आप वहां जय श्री राम नहीं बोल सकते, क्योंकि वहां बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हो सकती, क्योंकि वहां की मुख्यमंत्री खुले तौर पर आके कहती है कि 9 बजे के बाद बेटियों बहनों को बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो ऐसे प्रदेश में कहीं से भी शांति नहीं होगी और मेरा मानना है कि वहां राष्ट्रपति का ही नहीं हर एक नागरिक का सम्मान नहीं हो रहा है। कई सारी महिला टीचर मेरे साथ बातचीत कर रही हैं, वो साफ साफ बताती हैं कि जब वो क्लासेस लेती हैं सरकारी स्कूल में तो वहां पर ऐसे टीएमसी के गुंडे आकर बैठ जाते हैं और उन्हें पढ़ाने नहीं देते, जिसकी वजह से उन्हें खुद और उनके बच्चों के साथ पलायन करना पड़ रहा है। आज बंगाल का मुर्शिदाबाद देख लीजिए, चाहे अभी जहां पर घटना हुई है, जहां पे अधिकारियों को घेरा गया है, मालदा, वो देख लीजिए, वहां गुंडों से भरा हुआ स्थान है। पिछले चुनाव में वोटिंग परसेंटेज घटी है, बिहार के वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है, उत्तर प्रदेश में वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है, लेकिन बंगाल के अंदर वोटिंग परसेंटेज घट जाता है। ये दुख की बात है। इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट आना चाहिए और कहीं ना कहीं राष्ट्रपति शासन केंद्र सरकार को लगाना चाहिए। अगर राष्ट्रपति शासन नहीं लगेगा तो बंगाल में फेयर इलेक्शन नहीं होंगे, जो कि वहां के हर जितने भी सिटीजन्स हैं उनके राइट्स का वायलेशन होगा।
आपने कहा कि ये हार की बौखलाहट है, कहीं ना कहीं या कुछ और वजह है इसकी? नहीं, देखिए यहाँ पे दो बौखलाहट है। पहला तो हार की, क्योंकि अगर हार जाएंगे तो इन्हें जेल जाना पड़ेगा। दूसरा, अगर भारतीय जनता पार्टी स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में आती है तो सबसे पहले सीए एनआरसी को लेकर आएगी और एसआईआर को फिर से पूरी सही तरीके से करवाएगी और वहां पे जो अवैध घुसपैठी है उनको बाहर जाना पड़ेगा। आज मैं दिल्ली और नोएडा की स्थिति अगर बता दूं तो जितने कामकाज करने वाली महिलाएं हैं जो बंगाल की हैं, वो अपने पैसे पर अपने टिकट पर जाकर बंगाल में वोट देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं बाहर से बांग्लादेशी यहाँ पर घुस आई हैं और उन्हें पता है कि अगर दूसरी सरकार आती है तो हमारा फिर से स्क्रूटनी होगा और उसमें अगर हम पकड़े जाते हैं तो हमें जेल भी हो सकता है और हमारे देश भी भेजा जा सकता है, जिस देश में वो जाना नहीं चाहती हैं, क्योंकि वहां पेट्रोल की कीमत, डीजल की कीमत, गैस की कीमत यहां से कहीं ज़्यादा है और वहां रोजगार के संसाधन कोई नहीं है। तो कहीं ना कहीं इनकी दोनों चीज़ें हैं कि अगर ये हारती हैं तो इन्हें जेल भी जाना पड़ेगा और इनका पूरा कच्चा चिट्ठा जो इन्होंने इतने दिनों तक घोटाला किया है, चाहे वो टीचर घोटाला हो चाहे और कोई भी घोटाला हो, उस घोटाले को पूरी तरीके से उजागर करने का काम जो नई पार्टी आएगी वो करेगी।